Assalamualaikum. In the last lecture, we discussed about the two diseases that those were the Mallory-Weiss syndrome and Boerhaave syndrome. उनमें हमने डिस्कस किया था Mallory-Weiss टीयर था और Boerhaave syndrome था। उनमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो एसोफेजियल टीयर आता है Mallory-Weiss में और एसोफेजियल परफोरेशन होती है Boerhaave में। अब एसोफेजियल परफोरेशन जो है ना, दिस इज़ एक्चुअली आवर टॉपिक नाउ। और इसका सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं कि आपके पास पेशेंट किस हालत में आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। सो अ 35 ईयर्स ओल्ड मेल आपके पास आ रहा है। जब भी ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं ना, तो आपके पास एक मतलब आपके सामने एक पेशेंट इमेजिन होना चाहिए। हैज़ इसोफेजोस्कोपी हमने परफॉर्म की उसकी फॉर द रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। लेटर इन द वार्ड अब उसको क्या कंप्लेन हुई कि जी पेन इन चेस्ट उसको शुरू हो गई, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग शुरू हो गई। समझ आ रही है पेशेंट की। ऑन एग्ज़ामिनेशन जब हमने किया तो उसको टैकीकार्डिया भी था, उसको टेकेपनिया भी था, तेज़ तेज़ सांस ले रहा है आपके सामने, हाइपोटेंसिव हो गया। ही हैज़ ऑल्सो सर्जिकल एम्फेसिमा ऑफ द नेक एंड द चेस्ट वॉल। मतलब ये कि आपको इस सिनेरियो से समझ आ रही है कि कुछ ना कुछ तो हो किया है हमने खुद। मतलब ईसोफेजियोस्कोपी परफॉर्म करते हुए, फॉरेन बॉडी को रिमूव करते हुए फ्रॉम द ईसोफेगस हमने कोई ना कोई मसला क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुई है। एंड दिस कॉम्प्लिकेशन इज़ व्हाट, हमने ईसोफेजियोस्कोपी करते हुए उस बेचारे की ईसोफेजियल परफोरेशन कर दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे कंटेंट्स ईसोफेगस के कहाँ जा रहे हैं, मीडियस्टाइनम में। और मीडियस्टाइनम में जाके क्या कर रहे हैं, लंग्स के सिम्टम्स बना रहे हैं, हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को। और पेशेंट को वो जो हवा उसकी जो है वो एसोफेगस वाली कहाँ चली जाएगी, नेक पे, स्किन के अंदर। तो एम्फेसिमा की हो जाएगा इन द नेक। समझ आ रही है पेशेंट की। और पेन के साथ आएगा पेशेंट, चेस्ट पेन के साथ। परफोरेशन हुई हुई है तो क्या पेन होगी उसको, होगी। तो आपने बताना है व्हाट इज़ योर सस्पेक्टेड डायग्नोसिस। क्या समझ सकते हो क्या किया आपने बेचारे के साथ, what immediate steps you will take and what investigations will you carry out now. So अब हम इसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो इसोफेजियल परफोरेशन जो है, ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो है अडल्ट्स में जो है ना, इट इज़ वेरी मतलब ऐसी है डिज़ीज़, ऐसा मसला है जो कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों कॉज कर सकता है। तो उस पेशेंट को हमने क्या करना था, वो जो आपके पास आया था बेचारा जिसके साथ आपने उसकी इसोफेजियल परफोरेट कर दी थी, इसोफेगस बचाना है उसको क्योंकि डेथ हो सकती है उसकी। सो इसकी कॉजेज़ क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज जो 65% केसेस में हमारे सिनेरियो में भी थी, दैट वाज मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर क्या है, पोस्ट हिमेटिक, जैसे हमने पढ़ा बोरहेव सिंड्रोम पोस्ट हिमेटिक था ना, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिवली पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी की वजह से हो सकता है इसोफेगस परफोरेट, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। दैन लेस कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, अगर कोई कैंसर बना हुआ है, कोई ट्यूमर बना हुआ है, वो इसोफेगस को परफोरेट कर सकता है, या इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक मटीरियल्स, किसी ने जहर पी लिया या वो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी इसोफेगस को परफोरेट कर सकती हैं। दैन क्लिनिकल फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे। पेशेंट सिनेरियो में किस तरह से आ रहा था, रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन के साथ आ रहा था, डिज़निक था, खांसी भी हो सकती है पेशेंट को, सबक्यूटेनियस एम्फेसिमा के साथ आ रहा था पेशेंट, नेक के अंदर जो उसका बना हुआ था। देन सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को, अगर परफोरेट कर जाए तो वहाँ पे जो है वो सारे कंटेंट्स इसोफेगस के बाहर आ जाएं, तो क्या वहाँ पे बैक्टीरिया आ सकते हैं। और वहाँ पे जैसे हमने ड्यूडेनल परफोरेशन की थी, वहाँ पे भी पेशेंट सेप्सिस के साथ आ रहा था ना, बुखार के साथ, सीबीसी करवाई तो ल्यूकोसाइटोसिस के साथ, शॉक लाइक स्टेट में जिसमें उसकी पल्स हाई होगी, बीपी उसका ड्रॉप किया होगा, उसकी स्किन जो ठंडी हुई होगी, तो इसके साथ आ सकता है पेशेंट। और अगर फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल एसोफेगस की परफोरेशन होती है, एब्डोमिनल एसोफेगस की समझ आती है, हम एनाटॉमी देखी थी एसोफेगस की, जो डायफ्राम के नीचे होता है पार्ट एसोफेगस का। तो अगर डिस्टल एसोफेगस का परफोरेशन होगी तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे पेरिटोनाइटिस होगा, जैसे कि हुआ था किस केस में,
ड्यूडेनल परफोरेशन में। अगर आपने ड्यूडेनल परफोरेशन देखी है ना, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी लिंक में, तो आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से वो पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। वीडियो एनिमेशन जो है वो बहुत अच्छी थी इसकी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस आपने करवानी है और ये आपका यूक्यू भी है, तो इन्वेस्टिगेशंस आपको क्या लगता है क्या करवानी चाहिए हमें इन्वेस्टिगेशंस, ये देखने के लिए कि इसोफेगस बाकी परफोरेट हुई है या नहीं? कोई रेडियोग्राफी की हेल्प लेनी चाहिए हमें, या कोई बेरियम कंट्रास्ट करवा लेना चाहिए? तो देख लेते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस। सो इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, हमने एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स लेने हैं और चेस्ट के रेडियोग्राफ लेने हैं, दोनों के रेडियोग्राफ, चेस्ट एंड एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स। और आपको क्या लगता है कि रेडियोग्राफ बिल्कुल सामने से ले लेना चाहिए, सिर्फ साइडों से लेना चाहिए, लैटरल व्यू भी लेना चाहिए, पोस्टरो इंटीरियर व्यू भी लेना चाहिए, अपराइट व्यू भी लेना चाहिए? ठीक है, तो चेस्ट का हमने पोस्टरो इंटीरियर और लैटरल व्यू लेना है, और एब्डोमेन जो है उसका हमने अपराइट लेना है। अपराइट क्यों लेना है? क्योंकि आपको पता है कि जब हमने ड्यूडेनल परफोरेशन देखी थी तो हमने इरेक्ट पोस्चर में पेशेंट का जो है वो एक्सरे लिया था, और वहाँ पे हमें एयर अंदर डायफ्राम मिली थी। तो इसी तरह उसको देखने के लिए आप अपराइट इरेक्ट पोस्चर में पेशेंट का एक्सरे लोगे। समझ आ रही है ना? तो फिर हमें क्या मिल सकता है, हमें एक्सरे के अंदर क्या मिल सकता है, आपको क्या लगता है क्या मिलना चाहिए? थॉरैक्स के अंदर जो है वो क्या मिलना चाहिए? थॉरैक्स में जो है वो हाइड्रोथोरैक्स भी हो सकता है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, खाली न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, न्यूमोमेडिस्टाइनम भी हो सकता है, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा आपको मिल सकता है, सब डायफ्रैग्मेटिक एयर मिल सकती है इन केस ऑफ परफोरेशन ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस। और फिर दूसरी स्टडी क्या होती है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, गैस्ट्रोग्राफिन और द बेरियम कंट्रास्ट स्टडी। तो आपको क्या लगता है बेरियम कंट्रास्ट हम डालेंगे तो क्या होना चाहिए? ईसोफेगस के अंदर जाना चाहिए उसको, और इसके अलावा जो परफोरेशन वाला एरिया है वहाँ से उसको बाहर आ जाना चाहिए मेडिस्टाइनम के अंदर। तो आपको नज़र आ जाएगा कि जी यहाँ पे परफोरेशन हुई हुई है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखा लेती हूँ कि जैसे आपको परफोरेशन नज़र आती है। यहाँ पे आपको डायफ्राम के नीचे क्या नज़र आ रहा है, एयर नज़र आ रही है। दिस इज़ सब डायफ्रैग्मेटिक एयर in case of perforation of the intra-abdominal portion of esophagus। esophageal rupture में ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये वाली जो एरिया है यहाँ से जो बेरियम है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। इसको सिर्फ सीधा esophageal ट्यूब व्यू देना चाहिए था ना सिर्फ। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा। नेक के रीजन में आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूमोथोरैक्स है। कैसे पता चला है कि लंग जो है वो इतने हिस्से में है और ये ब्लैक एरिया है? न्यूमोथोरैक्स में हमने देखा था कि ब्लैक अपीयरेंस मिलती है। दिस इज़ न्यूमोथोरैक्स। और जब न्यूमोथोरैक्स होता है ना, जो एयर होती है वो पुश कर देती है ट्रेकिया को ऑपोजिट साइड पे, तो ट्रेकियल डेविएशन आपको मिल रही है। सो दिस सजेस्ट के यहाँ पे कुछ हुआ है। ये देखें, ये ब्लंट इंजरी की वजह से आपको ईसोफेगस परफोरेशन नज़र आ रही है साइड पे, उसका ल्यूमेन ये है। ईसोफेगस का जो असल ल्यूमेन है वो ये है, और ये उसकी परफोरेशन है ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा। और ये आपको नज़र आ रही है परफोरेशन साइड पे, ये परफोरेशन, ये बुलेट लगी है उसको, तो यहाँ पे परफोरेशन हो गई है, ये परफोरेशन। सो इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? क्या उसको जल्दी से हमने सर्जरी करना शुरू कर देनी है उसकी? शुरू में उसको रिससिटेट करेंगे। तो ये हमारी जो है ना बहुत मैनेज टाइम के ऊपर करती है कि हम जो है ना इसकी थेरेपी जो है अगर पहले 24 घंटे के अंदर शुरू कर देते हैं तो पेशेंट की डेथ से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट जो है वो डिले कर दे दिया जाता है 48 आवर से ज़्यादा, तो फिर मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जैसे ही आपको डायग्नोसिस मिलता है तो आप उसकी रिससिटेशन करेंगे। रिससिटेशन के क्या स्टेप्स होते हैं? पेशेंट को आईसीयू में लेके जाएंगे, उसको नील बाय माउथ करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, उसको मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन सर्कुलेशन इफ रिक्वायर्ड करेंगे, उसको एडिक्वेटेड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट एनाल्जेसिया देंगे, और उसको जो है एडिक्वेट हाइड्रेशन देंगे, उसकी यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे बिकॉज पेशेंट शॉक में है, तो उसका वो हमने चेक करते रहना है। फिर उसको जो है हमने अगर ब्लड की ज़रूरत है तो वो देंगे,
अगर उसको जो है वो वाइटल मॉनिटरिंग करते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे और इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे क्योंकि हमें लग रहा है कि परफोरेशन की वजह से सेप्सिस हो सकती है तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा पेशेंट को क्योंकि पेन है तो नार्कोटिक जो हाई लेवल के पेन एनाल्जेसिक्स होते हैं, मॉर्फिन जिसमें आती है, वो हमने देनी है। फिर जी हमारी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है आफ्टर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दैट इज़ द सर्जरी। तो सर्जरी जो है वो भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। अब सर्जरी हमने किस केस में करनी है और किस केस में नहीं करनी, तो ये आपको आना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर द नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, जब हमने खुद, जैसे वो हमारा सिनेरियो रहता ना आइट्रोजेनिक परफोरेशन का, उसमें हमने रिससिटेशन के बाद क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देनी है बस उसको। अगर रीसेंट जो हाइड्रोजेनिक परफोरेशन हुई है तो हमने जो है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना है। एब्सेंस ऑफ सेप्सिस अगर हो, सेप्सिस नहीं हुई, मैलिग्नेंसी ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो नहीं हुई परफोरेशन अगर, तो फिर हमने उसको कोई ऑपरेशन नहीं करना। अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं और परफोरेशन जो है वो मेडिस्टाइनम तक है और परफोरेशन जो है वो सर्वाइकल इसोफेगस की हुई है, नीचे से नहीं हुई, तो फिर हमने जो है वो कोई सर्जरी नहीं करनी। लेकिन अगर पेशेंट आपको लगता है कि वो सेप्सिस में गया हुआ है और वॉमिटिंग के बाद उसकी परफोरेशन हुई है, तो आप सोचोगे कि उसको बोरहेफ सिंड्रोम है। और अगर उसकी इंट्रा-एब्डोमिनल परफोरेशन हुई है एसोफेगस की इंट्रा-एब्डोमिनल पोर्शन की, तो आप वहाँ पे तो पेरिटोनाइटिस होने के बहुत चांसेस है ना। तो फिर या फिर उसकी जो है मेडिस्टाइनम के अलग जगह पे जो है कहीं और लीकेज हो गई है, या फिर जो है मैलिग्नेंसी ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर की वजह से जो है ना हुई है, मैलिग्नेंसी ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर की वजह से हुई है परफोरेशन, तो फिर आप सर्जरी करोगे। अब सर्जरी में अगर तो छोटा बहुत टीयर है तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अगर मतलब अभी थोड़े ही जल्दी आपको पता चल गया कि थोड़ी सी परफोरेशन है, तो क्या करना चाहिए आपको वहाँ पर? आपको जस्ट वहाँ पे ऑपरेटिवली उस जगह को सील कर देना चाहिए ना। तो डायरेक्ट प्राइमरी रिक्वायर इज़ सफिशेंट, रिपेयर इज़ सफिशेंट। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी रिपेयर ऑफ द इसोफेजियल परफोरेशन। इसमें क्या करते हो, ए में आपको नज़र आ रहा है कि जो म्यूकोज़ा है उसकी सबसे पहले आप डिप्राइवमेंट कर रहे हो, फिर बी में आप क्या कर रहे हो, ऑप्टिमल एक्सपोजर कर रहे हो, और सी में आप क्या कर रहे हो कि 2 लेयर क्लोयर कर रहे हो। मतलब नीचे मस्कुलरिस लेयर है, ऊपर म्यूकोज़ा लेयर है, तो मस्कुलरिस को आपने रिपेयर किया और फिर आपने म्यूकोज़ा को रिपेयर किया। सो दिस इज़ द प्राइमरी रिपेयर, direct primary repair in case when the perforation is recognized early 4 to 6 आवर्स के अंदर आपको पता चल जाता है कि परफोरेशन हुई है। क्योंकि अभी ना इसोफेगस की परफोरेशन ही होगी, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ होल ही आपको नज़र आएगा, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी साइंस नहीं होंगे ना, तो आप इजीली उसको जो है डिफेक्ट को रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर परफोरेशन को 24 घंटे गुजर चुके हैं तो अब क्या होगा कि वो जो परफोरेशन का एरिया होगा, वो जो टिश्यूज़ होंगे, इसोफेजियल वॉल होगी, वो एडिमेटस हुई होगी, वो फ्राइबल हुई होगी, तो वहाँ पर अगर हम डायरेक्टली प्राइमरी रिपेयर या सूचर्स लगा देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो उस केस में हम क्या करेंगे, परफोरेशन जो है वो क्या करेंगे, जो प्रॉक्सिमल एंड होगा इसोफेगस का वो हम बाहर नेक के थ्रू निकाल देंगे, और जो डिस्टल एंड होगा इसोफेगस का उसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसकी वीडियो मैं आपको जो है वो ऐड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। अब फिर क्या करते हैं हम कि फीडिंग जेजुनोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं, क्योंकि अब पेशेंट इसोफेगस के थ्रू तो खा नहीं सकता, तो उसने खाना भी तो खाना है ना। तो फिर खाना खाने के लिए हम जेजुनोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं कि डायरेक्ट जो खाना है वो जेजुनम में जाए। सो दिस इज़ नाउन एज फीडिंग जेजुनोस्टोमी विच इज़ कैरिड आउट फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फिर हम क्या करते हैं, इसोफेजोस्टोमी करते हैं, और कोलोन और जेजुनम जो है उसको हम जो है एट द साइट ऑफ रिसेक्शन जो है वो कर देते हैं। मतलब ये कि मतलब इसोफेजोस्टोमी में हम क्या करते हैं कि जो हमारी है जो हमने इसोफेगस का पोर्शन रिमूव किया ना, वहाँ पर हम जो है, जैसे हम स्टमक के केस में करते होते थे ना, स्टमक को जिजरम के साथ जोड़ देते थे, इसी तरह ये जजनम या कोलॉन को जो है ना हम उसके साथ जो इसोफेगस का पोर्शन हमने रिमूव किया उसके साथ हम उसको जोड़ देंगे।
वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, या ईसोफेजेक्टमी परफॉर्म कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो जाए ईसोफेगस की। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ने केमिकल इंजेस्ट कर लिया था तो उसकी वजह से ना ईसोफेगस की तो बुरी हालत हो जाती है ना, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, ईसोफेजेक्टमी करते हैं, मतलब ईसोफेगस को रिमूव कर देते हैं। और जो हमारी होती है ना एब्डोमिनल ईसोफेगस की परफोरेशन, उसमें क्या मसला आ रहा था, पेरिटोनाइटिस का, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपर मिडलाइन लेप्रोटमी करते हैं। और अगर मैलिग्नेंसी के बाद जो है परफोरेशन हुई होती है तो वहाँ पर हम जो है प्लेसमेंट ऑफ द कवर्ड सेल्फ एक्सपेंडिंग जो है मेटल स्टंट डाल देते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि परफोरेशन कैसे हुई है, लेकिन इसकी वीडियो आपने देख लेनी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, वो आपको दिखाएगा कि ईसोफेजेक्टमी हम करते हैं जब एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो ईसोफेगस की। अदरवाइज़ जो है वो हम यही करते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ईसोफेगस को नेक के थ्रू निकाल लेते हैं और जो डिस्टल एंड होता है उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और खाना कहाँ से देते हैं, फीडिंग जेजुनोस्टमी करते हैं। और फिर ईसोफेजेक्टमी में हम क्या करते हैं कि उसमें आपको वीडियो में नज़र आएगा कि हम जो है वो क्या करते हैं कि ईसोफेगस का वो वाला पोर्शन जहाँ पे परफोरेशन होती है उसको रिमूव करते हैं, और फिर स्टमक जो है ना उसको हम ऊपर लेके आते हैं, ऊपर की तरफ लेके आते हैं थॉरक्स के अंदर, और जो ईसोफेगस का पोर्शन हमें निकालना होता है वो हम नेक के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 24 आवर्स के बाद जब पेशेंट आएगा तो पेशेंट की वो एसोफेगस एडेमेटस होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रॉक्सिमल एंड को रिमूव करेंगे, डिस्टल एंड को क्लोज़ करेंगे, फीडिंग जेजुनोस्टमी यूज़ करेंगे। कब बाद में हम ईसोफेजोस्टमी करते हैं, और फिर हम कभी कभार ईसोफेजेक्टमी करते हैं। ईसोफेजेक्टमी कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो जाए ईसोफेगस की इन केस ऑफ केमिकल इंजेक्शन। और अगर पेशेंट को पेरिटोनाइटिस की कंप्लेन है तो अपर मिडलाइन लेप्रोटमी करेंगे, और वो सारे वॉश आउट विद नॉर्मल सलाइन करेंगे, और जो हमारा एरिया होगा उसको हम ठीक करेंगे। और फिर हमारी जो है अगर मैलिग्नेंसी है तो वहाँ पर हम जो है सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टंट जो है वो डाल देंगे, तो वो उस परफोरेशन को सील आउट कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द esophageal perforation. So diagnosis will be esophageal perforation. What immediate steps you will take? You will admit the patient, pass IV line, IUP charting, then vital monitoring, give IV fluids and the electrolytes, parenteral nutritional support, broad spectrum antibiotics, give analgesics and the injection of omeprazole, and then you will surgically repair the patient, the esophageal perforation. In that you will perform if a patient presents to you with before 24 hours, then you will just do the primary repair. And if the patient presents later, then you will do the esophagostomy with the jejunostomy tube. And then if there is peritonitis, you will give the upper midline laparotomy in CN. Okay, then what investigations you will perform? CBC shows the leukocytosis. You will perform the PT-APTT. You will perform the chest X-ray, in which you will see some things like in the posterior anterior and the lateral chest and upright abdominal radiographs. You will see the hydrothorax, hydropneumothorax, pneumothorax, pneumomediastinum, subcutaneous emphysema, and subdiaphragmatic air. And then you will perform the endoscopy, and then you will perform the gastrographin or barium contrast study, CT scan for the atypical presentation. So this is all about this topic, esophageal perforation.